हमनवा तुम देना साथ। मेरा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल गॉसिप्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड में अपराजिता के सामने रक्षित सुधा की बात मानकर इरा से शादी करने के लिए तैयार हो चुका होता है। सुधा के चेहरे पर खुशी होती है और शीला भी अपनी योजना सफल होती देखकर बेहद खुश दिखाई देती है। इरा भी रक्षित के इस फैसले से खुश होती है, लेकिन अपराजिता के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं होता। रक्षित सुधा से कहता है कि अगर यही उसकी इच्छा है तो वह इरा से शादी करने के लिए तैयार है। वह यह भी कहता है कि वह आज ही इरा से सगाई कर लेगा। सुधा उसे अंगूठी देती है। रक्षित जैसे ही इरा की तरफ बढ़ता है, अपराजिता अचानक उसके सामने आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोक देती है। वह घबराई हुई आवाज में कहती है कि रक्षित ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तभी अपराजिता की आंख खुल जाती है। वह समझ जाती है कि यह सब सिर्फ उसका सपना था। दूसरी तरफ रक्षित आराम से अपने कमरे में बैठकर प्याज खा रहा होता है। अपराजिता कुछ पल के लिए उसे देखकर राहत महसूस करती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसने नींद में एक बार फिर रक्षित और इरा की सगाई का सपना देख लिया। रक्षित उसे हैरानी से देखता है और पूछता है कि वह अचानक उसके कमरे में आकर क्या कर रही है। अपराजिता अपनी घबराहट छिपाते हुए उससे माफी मांगती है। सुधा भी वहां पहुंच जाती है और अपराजिता को बिना बताए उसके कमरे में आने के लिए डांटती है। अपराजिता धीरे से माफी मांगती है और वहां से बाहर चली जाती है। सुधा रक्षित से कहती है कि वे अभी उसकी शादी और सगाई के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। रक्षित प्याज की रिंग खाते हुए मजाकिया अंदाज में उसकी बात सुनता है। सुधा उसे समझाती है कि वह जो कुछ भी कर रही है उसकी भलाई के लिए कर रही है। रक्षित कहता है कि वह अपनी मां की भावनाओं को समझता है, लेकिन इस वक्त कंपनी बहुत बड़े दबाव में है। कंपनी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और वह पहले से ही बहुत तनाव में है। इसलिए शादी या सगाई के फैसले के लिए यह सही समय नहीं है। इरा भी रक्षित की बात का समर्थन करती है। वह सुधा से कहती है कि रक्षित सही कह रहा है। अभी कंपनी का काम पूरा करना ज्यादा जरूरी है और शादी की बात बाद में की जा सकती है। सुधा मजबूरी में उसकी बात मान जाती है, लेकिन शीला इरा को घूरती रह जाती है। उसे लगता है कि इरा ने खुद ही उसके बनाए हुए मौके को खराब कर दिया। दूसरी तरफ अपराजिता रश्मि के पास पहुंचती है। रश्मि उसके चेहरे से समझ जाती है कि उसके मन में कुछ चल रहा है। वह उससे पूछती है कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है। अपराजिता सीधे कुछ नहीं बताती, लेकिन रश्मि समझ जाती है कि मामला रक्षित से जुड़ा हुआ है। वह उसे समझाती है कि अगर उसके दिल में रक्षित के लिए भावनाएं हैं तो उन्हें हमेशा दबाकर रखना सही नहीं होगा। रश्मि मजाक में कहती है कि आज जो प्याज की अंगूठी अपराजिता के सपने में दिखाई दे रही है, वह कल सच में सगाई की अंगूठी बन सकती है। इसीलिए अगर उसके मन में कोई उलझन है तो उसे जल्द ही उसका जवाब खुद से ढूंढ लेना चाहिए, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अपराजिता उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। वह खाना खाने बैठती है, लेकिन रश्मि की बातें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। वह बार बार सोचती है कि आखिर वह रक्षित को लेकर इतना क्यों सोच रही है। तभी उसे अचानक खांसी आने लगती है। उसी समय रक्षित वहां आता है और उसके सामने पानी का गिलास रख देता है। अपराजिता पानी पीती है, लेकिन खांसी कम नहीं होती। रक्षित उसके पास जाकर उसके सिर के पास हल्की हवा करता है और कहता है कि इससे उसकी खांसी थोड़ी शांत हो जाएगी। अपराजिता उसे देखती रहती है। फिर उसे एहसास होता है कि यह भी शायद उसके मन की कल्पना है। वह पलट कर देखती है तो रक्षित अपने कमरे में आराम से खाना खा रहा होता है। तभी मोहित वहां आ जाता है। वह अपराजिता को देखकर कहता है कि रक्षित को देखकर जलने के बजाय उसके लिए चाय बना देनी चाहिए। अपराजिता तुरंत कहती है कि उसके पास चाय बनाने का समय नहीं है, वह पहले से ही बहुत काम में व्यस्त है। मोहित भी मुस्कुराते हुए कहता है कि वह भी बहुत व्यस्त है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रक्षित अपराजिता के पास आता है। वह उसे बताता है कि उन्हें तैयार स्टॉक की गिनती करनी है और वह उसके साथ चलने के लिए कहता है।
अपराजिता कहती है कि वह मानसी के साथ मिलकर स्टॉक संभाल लेगी। रक्षित उसे औपचारिक अंदाज में अपराजिता जी कहता है। यह सुनकर अपराजिता के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे अचानक बुरा लगता है कि रक्षित अब उससे इतनी दूरी बनाकर बात कर रहा है। वह भी जानबूझकर उसे मिस्टर भारद्वाज कहती है और ताने में बोलती है कि उसे अपने प्याज की रिंग खाने पर ध्यान देना चाहिए। रक्षित उसकी अजीब हरकत देखकर पूछता है कि क्या वह ठीक है। अपराजिता बात को टाल देती है और कहती है कि उसे क्या हुआ है ये रक्षित को जानने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। इसके बाद अपराजिता विवान से मिलती है। वह आराध्या के मामले में विवान को डांटने के लिए उससे माफी मांगती है। वह उसे समझाती है कि आराध्या दिल से बुरी इंसान नहीं है। उसे गलती हुई है और अब उसे अपनी गलती का एहसास भी हो चुका है। अपराजिता विवान से कहती है कि उसे आराध्या को उसकी एक गलती की वजह से पूरी तरह गलत नहीं समझना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। विवान आराध्या से मिलने जाता है। वह उससे कहता है कि जो कुछ हुआ उसकी वजह से रोहन की जान तक जा सकती थी। आराध्या रोते हुए कहती है कि विवान के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसने उससे झूठ सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे छोड़ न दे। वह कहती है कि प्यार में इंसान कभी-कभी ऐसे फैसले ले लेता है जिनका उसे बाद में पछतावा होता है। वह विवान से कहती है कि वह उसे खुद से और अपने प्यार से आजाद कर रही है और अब उसकी जिंदगी से चली जाएगी। आराध्या की बातें सुनकर विवान भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। लेकिन आराध्या मन ही मन सोचती है कि उसके झूठ ने अपराजिता के सच को हरा दिया है। विवान उसे बताता है कि सुधा कभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए आराध्या को उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ ऑफिस में रक्षित कर्मचारियों को बताता है कि अब केवल 100 और सैंपल तैयार करने बाकी हैं। वह कहता है कि अगर किसी को थकान हो रही है या नींद आ रही है तो वह आराम कर सकता है। मालती तुरंत उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि वह रक्षित को अच्छी तरह जानती है। रक्षित कभी भी अपराजिता को अपनी परछाई बनाकर नहीं रखेगा। वह हमेशा उसे बराबरी का सम्मान देगा। मालती पूरे विश्वास के साथ कहती है कि रक्षित जैसा समझदार, सच्चा और प्यार करने वाला जीवन साथी अपराजिता को शायद ही कभी मिले। रामगोपाल कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके चेहरे की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं होती। आखिरकार सभी लोग वैन में बैठकर भारद्वाज हाउस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते भर अपराजिता के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है। वह सोचती है कि आखिर सुधा ने अचानक पूरे परिवार और मोहल्ले के लोगों को पूजा में क्यों बुलाया है। उसे महसूस होता है कि इस निमंत्रण के पीछे कोई ऐसी बात जरूर छिपी है जो अभी तक उससे छिपाई जा रही है। कुछ समय बाद सभी लोग भारद्वाज हाउस पहुंचते हैं। पूरे घर को फूलों और रंगोलियों से सजाया गया होता है। पूजा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होती हैं। सुधा दरवाजे पर खड़ी होकर सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत करती है। जब अपराजिता उसके सामने आती है तो वह झुककर उसके पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। सुधा भी प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती है। सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि कुछ समय पहले तक यही सुधा अपराजिता को अपने घर से निकाल चुकी थी। लेकिन आज उसके व्यवहार में पूरी तरह बदलाव दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद सुधा सभी को हॉल में इकट्ठा होने के लिए कहती है। वह मुस्कुराते हुए बताती है कि आज की पूजा के साथ साथ एक और खास वजह भी है जिसके कारण उसने सबको यहाँ बुलाया है। अपराजिता उत्सुक होकर पूछती है कि आखिर वह खास वजह क्या है। सुधा बिना कोई भूमिका बांधे अचानक घोषणा कर देती है कि वह आज रक्षित और अपराजिता की सगाई करवाना चाहती है। यह सुनते ही पूरा माहौल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। अपराजिता की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक यह सब क्या हो रहा है। रक्षित भी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। सुधा आगे कहती है कि उसने जानबूझकर यह बात पहले किसी को नहीं बताई
क्योंकि वह दोनों को एक खूबसूरत सरप्राइज देना चाहती थी। वह स्वीकार करती है कि उसने सबसे बड़ी गलती यह की थी कि उसने अपराजिता को रक्षित से दूर रखा। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि उसका बेटा अपराजिता से सच्चा और निस्वार्थ प्रेम करता है। इसीलिए वह चाहती है कि दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। फिर वह सबके सामने अपराजिता से पूछती है कि क्या वह इस रिश्ते के लिए तैयार है। अपराजिता कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ी रहती है। फिर वह धीरे धीरे सुधा की तरफ देखती है और कहती है कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था। किसी की जिंदगी का फैसला उसके बिना कैसे लिया जा सकता है। इतना कहने के बाद वह रक्षित की तरफ देखती है और भावुक होकर कहती है कि आज उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ रक्षित है। ये सुनते ही रक्षित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह धीरे से पूछता है कि क्या उसे अपनी बात पर पूरा भरोसा है। अपराजिता मुस्कुराकर सिर हिलाती है और हाँ कह देती है। बस फिर क्या था, पूरा परिवार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दोनों के सामने अंगूठियां उलाई जाती हैं। रक्षित और अपराजिता एक दूसरे की उंगलियों में अंगूठी पहनाते हैं। बैकग्राउंड में मधुर संगीत बजने लगता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक रक्षित की आंख खुल जाती है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठता है और समझ जाता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। वह खुद से मुस्कुराते हुए कहता है कि सपना तो कमाल का था, बस एक छोटी सी दिक्कत थी। हीरोइन को अभी तक पता ही नहीं कि वह उसकी हीरोइन है। रक्षित तुरंत अपराजिता को फोन मिलाता है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरी तरफ नीचे पूजा की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। सुधा नौकरों को जल्दी जल्दी काम खत्म करने के निर्देश देती है। तभी ज्वेलरी की दुकान से मंगवाई गई अंगूठियां भी घर पहुंच जाती हैं। सुधा उन्हें देखकर संतुष्ट हो जाती है। रक्षित नीचे आता है तो सुधा उसे डांटते हुए कहती है कि अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ। पंडित जी कभी भी पहुंच सकते हैं। वह उसे जल्दी तैयार होने का आदेश देकर चली जाती है। मोहित रक्षित के चेहरे पर घबराहट साफ पड़ लेता है। वह पूछता है कि आखिर बात क्या है। रक्षित कहता है कि उसके अंदर इस समय तीनों भावनाएं एक साथ चल रही हैं, खुशी, डर और घबराहट। उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। मोहित हंसते हुए कहता है कि पहले जाकर तैयार हो जा, बाकी जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद अपराजिता का पूरा परिवार भी पूजा में पहुंच जाता है। सुधा सभी का दिल से स्वागत करती है। ये देखकर शीला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि सुधा अपराजिता और उसके परिवार के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रही है। उधर मालती पुराने झगड़ों को याद करते हुए सुधा से माफी मांगती है, लेकिन सुधा उसे रोक देती है और कहती है कि अब पुरानी बातें भूल जाने का समय आ गया है। वह खुद सबके सामने स्वीकार करती है कि पिछली बार उसने अपराजिता को घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की थी। इसके बाद वह अपराजिता से भी माफी मांगती है। अपराजिता विनम्रता से जवाब देती है कि बड़े कभी छोटे लोगों से माफी नहीं मांगते। वह फिर से सुधा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। यह दृश्य देखकर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। इसी बीच ऊपर अपने कमरे में रक्षित अलमारी के सामने खड़ा अलग अलग कुर्ते निकाल रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा कुर्ता पहने। अचानक उसे महसूस होता है कि अपराजिता उसके कमरे में आई है। वह मुस्कुराते हुए उसके लिए एक हल्के रंग का कुर्ता चुनती है और कहती है कि यही उस पर सबसे अच्छा लगेगा। फिर रक्षित की कल्पना और आगे बढ़ जाती है। वह खुद को और अपराजिता को शादीशुदा देखता है। दोनों के दो प्यारे बच्चे होते हैं। अपराजिता हंसते हुए उससे पूछती है कि वह इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। रक्षित कहता है कि जब वह उसके साथ होती है तो उसकी पूरी दुनिया खुशियों से भर जाती है। भावुक होकर वह अपराजिता को गले लगा लेता है, लेकिन अगले ही पल सपना टूट जाता है। असलियत में वह अपराजिता नहीं, बल्कि मोहित को गले लगाए खड़ा होता है। मोहित उसे जोर से धक्का देकर कहता है कि अब सपनों की दुनिया से बाहर निकल और जल्दी तैयार हो जा। नीचे अपराजिता का परिवार आ चुका है।
अपराजिता उसकी तरफ देखती है और हंसी रोक नहीं पाती। वह उसे याद दिलाती है कि वह अभी भी सिर्फ तौलिया लपेटे खड़ा है। अपराजिता तुरंत कहती है कि वह उसकी मदद करेगी। अरविंद मुस्कुराकर जवाब देता है कि आज वह शेफ बनेगी और वह उसका हेल्पर। दोनों मिलकर दोबारा भोग बनाना शुरू कर देते हैं। उसी समय रक्षित भी रसोई में पहुंच जाता है। वह बिना कुछ कहे अपराजिता की मदद करने लगता है। अरविंद दूर खड़े दोनों को साथ काम करते हुए देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अपराजिता बहुत गुस्से में होगा। अपराजिता गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे रोहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अब सच माँ पापा से छिपाना भी गलत होगा। हमें सब कुछ बता देना चाहिए। आराध्या घबरा जाती है, लेकिन बाहर से खुद को शांत दिखाती है। उधर रोहन भी अपराजिता को फोन करता है, लेकिन कॉल नहीं लगती। चंद्रभागा मुस्कुराकर कहती है, अब तो यकीन आया, अपराजिता भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। रोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही चंद्रभागा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ जाती है। वह धीरे से कहती है, ललित, तुम्हारा बदला मैं जरूर लेकर रहूंगी। अब साफ हो जाता है कि चंद्रभागा के इरादे सिर्फ रोहन की मदद करना नहीं, बल्कि शर्मा परिवार को बर्बाद करना है। दूसरी तरफ सुधा अकेले बैठी रक्षित की बचपन की तस्वीर देख रही होती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी रक्षित वहां आता है। वह मां के आंसू देखकर बेचैन हो जाता है। रक्षित, मां, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। सुधा उसे समझाने की कोशिश करती है, मेरी चिंता मत करो। लेकिन रक्षित उसकी बात नहीं मानता। वह भावुक होकर कहता है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। सुधा तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख देती है। सुधा, मौत जैसी बातें दोबारा मत कहना। रक्षित मुस्कुराने की कोशिश करता है। आखिरकार वह सुधा को डाइनिंग टेबल तक ले जाता है। माँ बेटा साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। यह दृश्य दिखाता है कि रक्षित आज भी अपनी माँ को सबसे ज्यादा महत्व देता है, चाहे उसके अपने दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो। उधर घर में बुआ आराम से टीवी सीरियल देख रही होती हैं। अपराजिता भी वहीं आकर बैठ जाती है। बुआ कहानी बताते हुए कहती हैं, देखो, इस सीरियल की हीरोइन अपने हीरो से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसे अभी तक खुद ही एहसास नहीं हुआ कि ये दोस्ती नहीं, प्यार है। अपराजिता अनमने ढंग से टीवी देखने लगती है। उसी समय दूसरी तरफ भारद्वाज हाउस में भी सुधा, शीला और रक्षित वही सीरियल देख रहे होते हैं। टीवी पर हीरो कहता है, कभी कभी इंसान अपने दिल की आवाज सबसे आखिर में सुनता है। ये संवाद सुनकर अपराजिता कुछ पल के लिए खो जाती है। उसे रक्षित की हर बात, हर मुस्कान, हर परवाह याद आने लगती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि उसका दिल आखिरकार उसे वही सच बताने लगा है जिससे वह अब तक भागती रही। और एपिसोड यहां पर समाप्त हो जाता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि अपराजिता को हर जगह रक्षित का एहसास होने लगता है। कभी उसकी आवाज सुनाई देती है तो कभी उसका चेहरा दिखाई देता है। दूसरी तरफ रक्षित भी अपने दिल की बात छिपा नहीं पाता और उससे कह देता है, मुझे प्यार हो गया है। मुझे लगता है कि आज का एपिसोड पूरी तरह भावनाओं से भरा हुआ था। पहली बार साफ दिखाई दिया कि अपराजिता के दिल में रक्षित के लिए दोस्ती से कहीं बढ़कर एहसास जन्म ले चुका है। अभी वह खुद इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही, लेकिन उसकी हर याद, हर बेचैनी और हर आंसू यही इशारा कर रहे हैं कि वह रक्षित से गहरा प्यार करने लगी है। दूसरी तरफ ऑफिस का गद्दार अब भी खुलकर सामने नहीं आया है और यह मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। अगर अपराजिता समय रहते रक्षित को सच्चाई नहीं बता, मन ही मन सोचती है कि उसके झूठ ने अपराजिता के सच को हरा दिया है। विवान उसे बताता है कि सुधा कभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। इसीलिए आराध्या को उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी तरफ ऑफिस में रक्षित कर्मचारियों को बताता है कि अब केवल 100 और सैंपल तैयार करने बाकी हैं। वह कहता है कि अगर किसी को थकान हो रही है या नींद आ रही है तो वह आराम कर सकता है।
लेकिन कर्मचारी काम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। वे कहते हैं कि जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, वे सब मिलकर काम करते रहेंगे। रश्मि वहां आती है और रक्षित के लिए स्नैक्स लेकर आती है। रक्षित उन्हें खाकर तारीफ करता है और कहता है कि स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि स्नैक्स मालती ने बनाए हैं, उसका चेहरा बदल जाता है और वह आगे खाने से मना कर देता है। इसी बीच दुबे आकर बताता है कि सभी सैंपल तैयार हो चुके हैं। रक्षित कर्मचारियों की मेहनत की तारीफ करता है और उन्हें धन्यवाद देता है। इसके बाद वह खुद आखिरी बॉक्स उठाकर ट्रक में रखने के लिए जाता है। अपराजिता भी वहां पहुंचती है। वह ट्रक की तरफ देखती है और तभी उसकी नजर अंदर मौजूद एक व्यक्ति पर पड़ती है। उस आदमी ने हुड से अपना चेहरा ढका हुआ है। अपराजिता कुछ पल के लिए उसे ध्यान से देखती है। उसके मन में तुरंत शक पैदा होता है कि आखिर यह आदमी कौन है और ट्रक के अंदर क्या कर रहा है। वह उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माहौल बदल जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि सुधा अपराजिता से गुस्से में पूछती है कि रक्षित कहाँ है। वह कहती है कि आखिरी बार रक्षित को अपराजिता के साथ ही देखा गया था। अपराजिता घबरा जाती है और रक्षित को हर जगह ढूंढना शुरू कर देती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रक्षित का अचानक गायब होना कहानी को एक नए मोड़ पर ले आया है। ट्रक में दिखाई देने वाला हुड पहने आदमी इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी हो सकता है। हो सकता है कि वही गद्दार हो जो लगातार कंपनी के खिलाफ साजिश कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रक्षित आखिर कहाँ गया? क्या हुड वाला आदमी उसे अपने साथ ले गया है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? और अगर रक्षित के गायब होने का इल्जाम अपराजिता पर लगाया जाता है, तो क्या वह खुद को बेगुनाह साबित करने के साथ-साथ रक्षित को ढूंढ पाएगी?